Shifting our focus to Iran, where military leaders are urging the supreme leader to revoke the nuclear fatwa. Iran has tonight launched retaliatory strikes on Israel. वेलकम टू बॉटम्स अप स्टूडियो। मैं हूं कैप्टन अमृत कौर और ईरान और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट का ये है हमारा फाइनल पार्ट। हम बात कर रहे हैं ईरान और इजराइल के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट की, जो अब धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़े चला जा रहा है। गाइस, ऊपर से देखने पे ये कॉन्फ्लिक्ट भले ही सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने को लेकर लग रहा है और रीसेंट इवेंट्स ऑफ अटैक्स की शुरुआत भी अभी हाल में हुई है, लेकिन क्या आपको पता है कि ईरान और इजराइल की ये राइवलरी कई डेकेड्स पुरानी है। दरअसल 1979 में जब ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बना तो अयातोल्ला खामेनी ने अमेरिका को ग्रेट सेटन और इजराइल को लिटिल सेटन डिक्लेयर कर दिया। Came out and identified the United States as the Great Satan and Israel as the Little Satan. साथ ही ईरान ने अपने आप को एक रेवोल्यूशनरी इस्लामिक स्टेट बनाया जिसका गोल था यूएस और इजराइल के इन्फ्लुएंस को मिडिल ईस्ट से हटाना। जरा सोच कर देखिए कि कोई एक दिन अचानक से आपके दोस्त के घर में घुस जाए और फिर उस घर पर अपना कब्जा जमा ले और आपको पूरे मोहल्ले में शैतान डिक्लेयर कर दे, तो आपको कैसा लगेगा? बस वैसा ही कुछ इजराइल और अमेरिका को भी लगा था और वहीं से शुरुआत हुई इस कॉन्फ्लिक्ट की। दरअसल उस वक्त ईरान ने रियलाइज किया कि अगर उसे पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनना है तो उसे पैलेस्टीन कॉज को अपनाना होगा, क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं कि पैलेस्टीन एक ऐसा मुद्दा है जो हर मुस्लिम के दिल से जुड़ा हुआ है। How to defeat Israel, we have to hop on the Palestinian cause, hijack it. पैलेस्टीन का इस्तेमाल ईरान ने एक आइडियोलॉजिकल और इमोशनल वेपन के रूप में किया ताकि मुस्लिम वर्ल्ड की सिंपैथी जीती जा सके। वैसे क्या आपको पता है कि आज जो ईरान और इजराइल एक दूसरे के खून के प्यासे हो रखे हैं, वो एक वक्त पर बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे। सरप्राइज राइट? क्योंकि आज की सिचुएशन ही ऐसी है, लेकिन ये सच है कि आज के ये दुश्मन कभी दोस्त हुआ करते थे। दोस्तों, 1979 से पहले, यानी कि जब ईरान शाह के कंट्रोल में था, तब ईरान और इजराइल ट्रस्टेड पार्टनर्स थे और ऐसे वैसे पार्टनर्स नहीं, बल्कि गुड फ्रेंड्स वाले पार्टनर्स। इजराइल के लिए ऑयल और गैस ईरान से जाता था, तो वहीं ईरान के लिए मिलिट्री और फार्मिंग टेक्नोलॉजी इजराइल से आती थी। यहाँ तक कि दोनों के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी हुआ करती थी। दरअसल शाह को लगता था कि इजराइल के साथ दोस्ती से उनका यूएस से भी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनेगा। साथ ही उनका हिडन मोटिव था मिडिल ईस्ट में अरब कंट्रीज का इन्फ्लुएंस बैलेंस करना। लेकिन फिर 1979 की इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद ईरान इजराइल का रिश्ता भी खट्टा बढ़ गया और पब्लिकली दोनों राइवल्स बन गए। पर क्या आपको पता है कि इसके बाद भी जब इन दोनों कंट्रीज के म्यूचुअल इंटरेस्ट अलाइन हुए तो इनके बीच कुछ हिडन और सीक्रेट डील्स भी हुई। उड़ गए ना होश? लेकिन ये सच है और इन दोनों नेशंस के बीच हुई सीक्रेट डील्स में सबसे इंटरेस्टिंग डील थी 1986 वाली ईरान कॉन्ट्रा अफेयर। दरअसल 1986 में ईरान बैक्ड हिजबुल्लाह ने 6 अमेरिकन्स को लेबनान में किडनैप कर लिया। अब अमेरिका तो डायरेक्टली ईरान से बात नहीं कर सकता था, तो उसने मीडिएटर बनाया इजराइल को। ईरान ने भी इस मौके का फायदा उठाया। उसने हॉस्टेजेस को छुड़ाने के बदले अमेरिका से शाह के टाइम के अमेरिकन वेपन्स के स्पेयर पार्ट्स मांग लिए, क्योंकि उस वक्त ईरान और इराक वॉर चल रही थी और ईरान को सद्दाम से लड़ना था। अब मरता क्या ना करता, यूएस ने इजराइल के थ्रू चुपके से स्पेयर पार्ट्स ईरान को भेज दिए और अपने लोगों को छुड़ा लिया। नहीं, आपको यहाँ इजराइल के लिए अच्छा फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इजराइल भी कोई दूध का धुला नहीं है। उसने इन दोनों नेशंस की हेल्प सेल्फलेस होकर नहीं, बल्कि अपने फायदे के लिए की थी। दरअसल सद्दाम हुसैन इजराइल का भी दुश्मन था, इसलिए इजराइल ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए। उसने अमेरिका की भी हेल्प कर दी, ईरान की भी हेल्प कर दी और अपने दुश्मन को भी रास्ते से हटवा दिया। आप सोच रहे होंगे कि ये इजराइल तो बहुत चालू निकला। वेल, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा था, लेकिन क्या करें, इसी का नाम पॉलिटिक्स है। बहरहाल इसके बाद कुछ
सालों तक तो दोनों कंट्रीज के बीच सब ठीक था, लेकिन फिर आया ये न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट, जिसने इन दोनों देशों की राइवलरी को फिर से जिंदा कर दिया। वैसे देखा जाए तो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम 1950s में तब शुरू हुआ था जब उसने NPT यानी कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन की थी। उस वक्त NPT का बेसिक रूल यही था कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी किसी भी देश को दी जा सकती है, बशर्ते वो देश इसे पीसफुल पर्पसेस जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन या एनर्जी सोर्स के लिए ही यूज करे। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि NPT का एक रूल बहुत क्लियर था, वो ये कि कोई भी देश इस टेक्नोलॉजी का यूज करके न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना सकता। और इस बात का ध्यान रखने के लिए IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी हर कुछ महीने में वर्ल्ड वाइड इंस्पेक्शंस करती थी, ताकि ये इंश्योर हो सके कि कोई भी कंट्री सीक्रेटली न्यूक्लियर बॉम्ब ना बना पाए। पता है, शुरुआत में तो सब कुछ स्मूथ ही था। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इन सब ने हैप्पीली ईरान को न्यूक्लियर टेक दिया और ईरान ने भी रिस्पॉन्सिबली इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया। यहाँ तक कि 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद भी जब ईरान और वेस्ट के बीच के टाइज बिगड़ गए, तब भी ये न्यूक्लियर कोऑपरेशन कुछ हद तक ठीक चलता रहा। लेकिन इस कहानी में असली ट्विस्ट आया साल 2002 में, जब IAEA ने सस्पिशियस सेंट्रीफ्यूज एक्टिविटी नोटिस की। अब आप सोच रहे होंगे ना कि सेंट्रीफ्यूजेस क्या होते हैं, तो मैं आपको बताते चलूं कि सेंट्रीफ्यूजेस वो मशीन्स होती हैं जो यूरेनियम को हाई स्पीड में घुमाकर उसका एनरिचमेंट करती हैं, यानी कि यूरेनियम के अंदर के यूजफुल आइसोटोप्स जैसे कि U-235 को अलग करती हैं। इसके 4 अलग अलग ग्रेड्स होते हैं। फर्स्ट ग्रेड है LEU यानी कि लो एनरिच्ड यूरेनियम। इसमें यूरेनियम 20% तक ही एनरिच्ड होता है और इसका यूज इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के काम आता है। सेकेंड ग्रेड होता है MEU यानी कि मीडियम एनरिच्ड यूरेनियम। इसमें ये 40% तक एनरिच्ड होता है। हालांकि ये थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इसे सिविलियन और पीसफुल एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और फिर आता है थर्ड ग्रेड यानी कि HEU यानी कि हाईली एनरिच्ड यूरेनियम। इसमें यूरेनियम 60% तक एनरिच्ड होता है और इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने के लिए भी किया जा सकता है। इसलिए किसी भी कंट्री के यहाँ पहुँचने तक IAEA खतरे की घंटी बजा देता है। और फिर लास्ट में आता है फोर्थ ग्रेड यानी कि WGU वेपन्स ग्रेड यूरेनियम। इसमें यूरेनियम 90% तक एनरिच्ड होता है और 100% न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने के लिए ही इस्तेमाल होता है। तो जब IAEA ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में पाया कि ईरान के कुछ सेंट्रीफ्यूजेस और यूरेनियम सैंपल्स मिसिंग हैं, तो IAEA को शक हुआ कि शायद ईरान सीक्रेटली वेपन ग्रेड यूरेनियम बना रहा है। हालांकि ईरान ने इस एलिगेशन को सिरे से नकार दिया। उसका कहना था कि उनका प्रोग्राम पीसफुल यूजर्स के लिए ही है, पर वेस्ट स्पेशली US और इजराइल ने ईरान पर ट्रस्ट नहीं किया। इसके भी 3 बेसिक कारण थे। पहला, ईरान के सीक्रेट सेंट्रीफ्यूजेस सेटअप्स। दूसरा, IAEA इंस्पेक्शंस में मिली हुई डिस्क्रिपेंसीज। और तीसरा और सबसे बड़ा रीज़न, ईरान का एंटी वेस्ट और एंटी इजराइल स्टांस। वैसे देखा जाए तो कुछ हद तक अमेरिका और इजराइल का ये सोचना गलत भी नहीं था। कोई आपको खुलेआम शैतान कहे तो क्या आप उस पर भरोसा कर पाएंगे? और फिर शुरू हुआ सैंक्शंस का सिलसिला और ईरान न्यूक्लियर डील टॉक्स का एक लंबा फेज। 2002 के बाद 2003 में IAEA ने फिर से एक रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान की डिटेल्स छुपा रहा है। आपको पता है कि उस वक्त UN काउंसिल में इंडिया ने भी ईरान के खिलाफ वोट किया था और इसी वजह से UN और US दोनों ने ईरान पर भारी सैंक्शंस लगा दिए। उसके बाद ईरान थोड़ा डर गया और कुछ सालों तक चुप बैठा रहा। लेकिन 2009 में पूरी दुनिया को एक बड़ा शॉक मिला और वो शॉक था ईरान की सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटी। 2009 में IAEA ने ईरान में एक सीक्रेट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट का पता लगाया, जिसका नाम था फोर्डो फैसिलिटी। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि ये वही न्यूक्लियर फैसिलिटी है जहां अभी अमेरिका ने अटैक किया है। हालांकि उस वक्त भी ईरान ने यही कहा कि हमारा प्रोग्राम तो पीसफुल है, लेकिन इतनी बड़ी चोरी पकड़ी जाने के बाद किसी को ईरान पर ट्रस्ट नहीं हुआ। पता है, तब इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए अयातोल्ला खमेनी ने एक ऑफिशियल फतवा तक जारी कर दिया कि ईरान अब कभी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब इंसान के बुरे दिन आते हैं तो उसकी सही चाल भी गलत पड़ जाती है। ईरान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अयातोल्ला खमेनी के फतवा से दुनिया का ईरान पर डाउट और बढ़ गया।
have urged Ayatollah Ali Khamenei to lift his long-standing fatwa that bans the creation and use of nuclear weapons. और सब ये सवाल पूछने लगे कि आगे नहीं बनाएंगे से ईरान का क्या मतलब है। इसका तो एक ही मतलब हुआ ना कि ईरान अब तक न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि ईरान के पास तो ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी 1950 से है, लेकिन फिर भी उसने पहले तो ऐसी कोई हिमाकत नहीं की। तो फिर अचानक ऐसा क्यों हुआ कि ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की सूझी? तो इसका जवाब है 1991 की गल्फ वॉर। दरअसल गल्फ वॉर के दौरान यूएस ने ईरान की नेबरिंग कंट्री इराक को बर्बाद कर दिया, और उसके बाद इराक के लीडर सद्दाम हुसैन का क्या हुआ ये तो आप सब जानते ही हैं। हालांकि सद्दाम हुसैन तो ईरान का भी दुश्मन था और इराक की बर्बादी से ईरान को काफी फायदा भी पहुंचा, लेकिन तब ईरान को एक और बात भी समझ में आ गई, और वो ये कि अगर यूएस किसी को थ्रेट समझता है तो वो बिना सोचे समझे उस पर अटैक कर देता है। ईरान को लगने लगा कि कल को अगर हम पर भी ऐसा ही अटैक हुआ तो हमें कौन बचाएगा। बस यहीं से ईरान ने एक नए कॉन्सेप्ट को जन्म दिया जिसका नाम था इस्लामिक बॉम्ब। अब ईरान के पास सच में न्यूक्लियर बॉम्ब है या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन IAEA की लेटेस्ट रिपोर्ट्स जो 2025 में रिलीज हुई थी वो तो यही कह रही हैं कि ईरान ने अपनी फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी में यूरेनियम को ऑलरेडी 83.7% तक एनरिच कर दिया था, और इसका सीधा सा मतलब है ईरान बॉम्ब बनाने की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। इस रिपोर्ट की वजह से इजराइल का पैनिक मोड ऑन हो गया, क्योंकि ईरान 1979 से ही इजराइल के खिलाफ हॉस्टाइल लैंग्वेज यूज करता आया है, और आज तो ईरान के पास ऐसी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी हैं जो न्यूक्लियर बॉम्ब तक को कैरी कर सकती हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर ईरान ने कभी भी अपनी लॉन्ग रेंज मिसाइल पर न्यूक्लियर बॉम्ब लोड करके उसे इजराइल पर लॉन्च कर दिया तो दुनिया के नक्शे पर से इजराइल का दी एंड तय है। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि इजराइल इस मामले में बहुत तेज है और वो लगभग हर पॉसिबिलिटी के लिए पहले से ही रेडी रहता है। इजराइल को ये बहुत पहले ही समझ आ गया था कि ऐसी सिचुएशन कभी भी आ सकती है, इसलिए उसने 1981 में ही एक ऑफिशियल पॉलिसी बनाई जिसका नाम है बेगिन डॉक्ट्राइन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बेगिन डॉक्ट्राइन क्या भला है? तो दोस्तों ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें न्यूक्लियर बॉम्ब को लेकर इजराइल का स्टांस बहुत क्लियर है, और वो ये है कि अगर मिडिल ईस्ट में कोई भी अरेबियन मुस्लिम नेशन न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप करेगा तो हम उस पर अटैक करने की पहल करेंगे और उसे खत्म कर देंगे। यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि इजराइल के लिए ये पॉलिसी बनाना बहुत जरूरी था, और पूरी दुनिया ने उसकी इस पॉलिसी को हमेशा से सपोर्ट भी किया है, क्योंकि इजराइल के लिए ये सर्वाइवल का सवाल है, तो वहीं पूरी दुनिया के लिए न्यूक्लियर स्टेबिलिटी का। वैसे यहाँ मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि इजराइल ऑलरेडी एक न्यूक्लियर बॉम्ब एनरिच्ड कंट्री है। भले ही इजराइल अपनी स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी के चलते ना तो कभी ये एक्सेप्ट करता है कि उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं और ना ही कभी डिनाई करता है, लेकिन ऐसा मानना जाता है कि इजराइल के पास ऑलमोस्ट 60 to 70 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ईरान ने तो NPT भी साइन किया है, उसने IAEA इंस्पेक्शंस भी एक्सेप्ट किए हैं, फिर भी दुनिया उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पे इतना डाउट करती क्यों है? जबकि इजराइल जिसके पास क्लियरली सीक्रेट न्यूक्स हैं उसे कोई कुछ कहता नहीं है, ऐसा क्यों है? तो इसका जवाब है रिस्पॉन्सिबल कंट्री एंड इररिस्पॉन्सिबल कंट्री वाला कॉन्सेप्ट। दोस्तों ग्लोबली न्यूक्लियर बॉम्ब्स को लेकर एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है जिसके हिसाब से जिन जिन कंट्रीज में आर्मी और रिलीजन पॉलिटिक्स से दूर हो उसे एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री कहा जाता है, और उस कंट्री पर सभी नेशंस को ट्रस्ट भी होता है। वहीं जिन कंट्रीज में आर्मी या रिलीजन या फिर दोनों पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहते हैं उन कंट्रीज को इररिस्पॉन्सिबल कंट्रीज कहा जाता है, जैसे कि ईरान। इसको अगर हमारे कॉन्टेक्स्ट में समझें तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां ना तो आर्मी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होती है और ना ही रिलीजन, इसलिए इंडिया को एक न्यूक्लियर रिस्पॉन्सिबल कंट्री माना जाता है। वहीं पाकिस्तान को ले लीजिए, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आर्मी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है और ये जग जाहिर है, और ये भी सब जानते हैं कि वहाँ की पॉलिटिक्स में रिलीजियस लीडर्स का भी काफ़ी दखल है, इसलिए पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर इररिस्पॉन्सिबल कंट्री माना जाता है। और यही वजह है कि न्यूक्लियर पावर बनने के बाद से जब भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या वॉर लाइक सिचुएशन बनती है तो पूरी दुनिया मीडिएशन के लिए पहुंच जाती है।
क्योंकि किसी को पाकिस्तान के नीयत पर भरोसा नहीं है। ऐसा ही कुछ हाल ईरान और इजराइल का भी है। इसलिए तो ईरान और इजराइल वॉर कभी भी वर्ल्ड वॉर 3 में बदल सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सब में अमेरिका का क्या रोल है, वो क्यों बीच में इतना उछल रहा है और क्यों ईरान इजराइल का बढ़ता टेंशन ट्रंप के गले की हड्डी बन चुका है, राइट? सो इसका सीधा सा जवाब है इजराइल और अमेरिका की लॉन्ग एसोसिएशन और अमेरिका के ओवरसीज एयर बेसिस। लोग सोचते हैं कि यूएस आर्मी सिर्फ अपने देश में ही एक्टिव रहती है, लेकिन रियलिटी ये है कि अमेरिका का 800 से ज्यादा मिलिट्री बेसिस दुनिया भर में फैले हुए हैं। शुरू से ही इस दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर बनने के लिए अमेरिका का माइंडसेट बहुत क्लियर रहा है। उनका मानना है कि ग्लोबल रीच इज इक्वल टू ग्लोबल डोमिनेंस। कोल्ड वॉर के दौरान जहां यूएसएसआर ने अपनी आइडियोलॉजी स्प्रेड की, वहीं यूएस ने मिलिट्री कंट्रोल को प्रायोरिटी दी। अमेरिका ने दुनिया को मल्टीपल मिलिट्री कमांड्स में डिवाइड कर दिया, जैसे कि अफ्रीकन कमांड, सेंट्रल कमांड जैसे कि मिडिल ईस्ट और पैसिफिक कमांड एटसेट्रा। मिडिल ईस्ट में तो यूएस की प्रेजेंस मैसिव है। कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, ओमान, सब जगह यूएस के बेसिस हैं। गल्फ ऑफ ओमान और इंडियन ओशन में भी पावर प्रोजेक्शन और रैपिड रिस्पांस के लिए उनका एयरक्राफ्ट कैरियर परमानेंटली या रोटेशनली तैनात रहता है। मतलब ये हुआ कि यूएस के लिए नेशनल इंटरेस्ट का मतलब सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट नहीं होता, बल्कि वो लोग इस बात को भी नेशनल इंटरेस्ट में इंक्लूड करते हैं कि कहीं उनका कोई कार्गो शिप तो टारगेट नहीं हुआ, कहीं उनका ऑयल रूट तो थ्रेटन नहीं हुआ, या फिर कहीं उनकी किसी एलाई कंट्री पर अटैक तो नहीं हुआ। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो उनके पास इंटरवीन करने का सॉलिड रीजन होता है, और यहाँ तो उनके पास ये तीनों रीजंस हैं। मतलब कि एक तो इजराइल उनका एलाई नेशन है, दूसरा ये कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया है, इससे वो अमेरिका के कार्गो शिप्स पर भी अटैक कर सकता है, और अब क्योंकि ये रूट ब्लॉक हो चुका है तो अमेरिका का ऑयल रूट भी ब्लॉक हो गया है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अमेरिका इस कॉन्फ्लिक्ट में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ईरान ये सब नहीं जानता होगा? वेल, अमेरिका की नेशनल इंटरेस्ट पॉलिसी तो जग जाहिर है। तो फिर सवाल ये उठता है कि सब कुछ जानते हुए भी ईरान अमेरिका जैसे सुपर पावर को नाराज करने की गलती क्यों कर रहा है? आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। दरअसल जब ईरान के रिलेशंस अमेरिका से बिगड़ गए तो उसने इसी कहावत को अपनी स्ट्रैटेजी बना लिया और अमेरिका की एनिमी कंट्रीज यानी कि चाइना और रशिया से अपनी दोस्ती बढ़ानी शुरू कर दी। धीरे धीरे ईरान ने चाइना और रशिया के साथ कुछ ऐसी डील्स की जिनकी वजह से चाइना और रशिया ने ईरान में ढेर सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया। और यही वजह है कि अब अपने इंटरेस्ट या यूँ कह लीजिए कि अपने इन्वेस्टमेंट्स को बचाने के लिए चाइना और रशिया को भी इस वॉर में इन्वॉल्व होना पड़ रहा है। अगर अमेरिका की तरह रशिया और चाइना भी एक्टिवली इस वॉर में इन्वॉल्व हो गए तो ईरान और इजराइल के इस कॉन्फ्लिक्ट को वर्ल्ड वॉर 3 में बदलने से कोई नहीं रोक पाएगा, जिसका सीधा असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा और इंडिया भी इससे बच नहीं पाएगा। दोस्तों, अगर ईरान इजराइल वॉर वर्ल्ड वॉर 3 में बदल गया तो इंडिया के लिए 5 मैसिव क्राइसिस तय है। इन क्राइसिस में नंबर 1 पर है ऑयल क्राइसिस। इंडिया अपना 85% से भी ज्यादा ऑयल गल्फ से लाता है। ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद हुआ तो पेट्रोल ₹250 पर लीटर हो सकता है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट, पावर, इंडस्ट्री सब कुछ एकदम से हॉल्ट हो जाएगी। नंबर 2 पे आता है माइग्रेंट इमरजेंसी। ये तो आप जानते ही हैं कि गल्फ कंट्रीज में लाखों इंडियंस काम करते हैं, लेकिन इस वॉर के चलते इंडिया को उनका इवैक्यूएशन करवाना पड़ेगा, जिसकी वजह से जॉब्स जाएंगी, रेमिटेंसेस रुक जाएंगी और देश में सोशल प्रेशर्स एक्सप्लोड होंगे। नंबर 3 पे आता है इकोनॉमिक कोलैप्स। अगर ये वॉर छिड़ी तो स्टॉक मार्केट्स क्रैश होंगे, रुपी गिरता चला जाएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट रुकेगा। इसके अलावा आईटी, फार्मा, ट्रेड, हेवी सेक्टर्स को भी ग्लोबल सप्लाई चेन ब्लॉक की वजह से बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। नंबर 4 पे आता है स्ट्रेटेजिक टग ऑफ वॉर। अमेरिका, रशिया और चाइना तीनों इंडिया को अपनी साइड खींचना चाहेंगे, जिसकी वजह से इंडिया पर इमेंस डिप्लोमेटिक प्रेशर बढ़ेगा और इंडिया का न्यूट्रल रहना मुश्किल हो जाएगा। नंबर 5 पे है सिक्योरिटी थ्रेट्स। चाइना और पाकिस्तान दोनों हॉस्टाइल हैं। अगर ये वॉर का हिस्सा बने तो इंडिया को भी 2 फ्रंट मिलिट्री स्ट्रेस फेस करना पड़ सकता है। दोस्तों, ऐसे में एक बात तो साफ है कि चाहे इस वॉर में जीत किसी की भी हो, हार पूरी दुनिया की होगी। इसलिए बेटर यही है
कि ये कॉन्फ्लिक्ट जल्द से जल्द डी-एस्केलेट हो और पीसफुल रेजोल्यूशंस निकल कर आए, क्योंकि वॉर हमेशा बर्बादी ही लेकर आता है।